हेलो, जय हिंद सभी को। आज हम जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नया सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी स्टार्ट करने से पहले ये कन्फ्यूज़न बहुत देखा गया है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो टर्म ये जो है इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो है अपना जो आज का टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड, उसको स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी क्या करूंगा, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इतना बेसिक कि कोई भी उसको जो है देख के समझ सकता है, एक 10 साल का बच्चा भी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में फर्क समझ लीजिए। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कन्फाइंड प्लेस या फिर एक कन्फाइंड रीजन की बात करते हैं। कोई भी प्लेस या कोई भी रीजन क्या होता है, कोई भी प्लेस है और उस प्लेस के अपने क्या है, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स हैं। हमारे पास कोई भी प्लेस है, कोई भी रीजन है, उसके वेल डिफाइंड रूल्स हैं और इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस विद ऑब्जेक्टिव। कोई भी हमारे पास प्लेस, कोई भी रीजन है, वहां क्या है, वेल डिफाइंड रूल्स हैं। उन वेल डिफाइंड रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जिनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई प्लेस की बात करते हैं, कोई भी प्लेस हो सकती है वो, फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया हो सकती है, यूएस हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, यूरोप की कोई कंट्री हो सकती है, चाइना हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है। तो ऐसे प्लेसेस जहां पे क्या हो, रूल्स हो, उन रूल्स के में इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टैक्स जमा करना है तो आप किसी जो है वहां की कंट्री के पोर्टल पे जाएंगे या उसके ऑफिस में जाएंगे। अगर ऑनलाइन नहीं है तो उसके ऑफिस में जाएंगे, वहां पे अपना क्या जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि आप वो जो टैक्स मांगेंगे आप कोई भी भर देंगे, पहले से डिफाइंड होगा कि आपको कितना टैक्स भरना है, कितनी इनकम तक कितना टैक्स भरना है। या फिर अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं भी मॉल जा रहे हैं, कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो उस पर आप कितना इनडायरेक्ट टैक्स भरेंगे, कितना जीएसटी भरेंगे, ये भी पहले से डिफाइंड होता है। अचानक से नहीं बताया जाता है आपको, पहले से डिफाइंड होता है। तो ऐसे प्लेसेस जहां पे क्या हो, वेल डिफाइंड रूल्स हो और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हो। और इसके साथ साथ जो एक खास चीज जो इनको हमें देखने को मिलती है ऐसी जगह पे, वो क्या होती है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल की, तब से लेके अब तक कोई भी गवर्नमेंट पे बैठा हो, कोई भी पार्टी बैठी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या मिलेगा, रूल्स मिलेंगे हमेशा, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन वही रहेंगे। यानी कि एक क्या होगी, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूटी होगी वहां पे, ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। तो जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। किसी प्लेस, किसी भी रीजन की जब हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को जो है स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेस की जगह अगर हम इंडियन लिख दें, इंडिया लिख दें, तो अगर इंडिया में वेल डिफाइंड रूल्स को हम स्टडी करेंगे, इंप्लीमेंट करके इंस्टीट्यूशन में देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो हम इसको बोल देंगे इंडियन इकोनॉमी। वही फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की स्टडी करेंगे तो इसको हम बोल देंगे यूएस इकोनॉमी। लेकिन इस पूरे सब को, इसकी स्टडी को, इकोनॉमी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये क्या रहेगी, ये किसी भी प्लेस पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अभी हम आगे सप्लाई और डिमांड में देखेंगे भी। इन्फ्लेशन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर उस इन्फ्लेशन की स्टडी को हम किसी पर्सपेक्टिव में, किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे उस इकोनॉमी में क्या है। ये क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं क्लियर है। अगर किसी भी प्लेस या फिर रीजन में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू सेट किए गए, जिनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। और इन सब प्लेसेस पे हमें क्या देखने को मिलती है,
कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। तो ऐसी इस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमी, और इसी इकोनॉमी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हो ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। पहला टॉपिक है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या है? एक रिलेशनशिप है। क्या है? एक रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप है तो अकेले तो होगी नहीं, दो लोग चाहिए हैं। तो रिलेशनशिप किसके बीच में है? बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप है किसके बीच में? क्वांटिटी और प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के। इसमें हम पहला टॉपिक अपना जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिमांड से। और ये जो होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स भी दो टाइप की होती है, एक मैक्रो एक माइक्रो। ये जो पढ़ रहे हैं ये माइक्रो के अंदर आती है। सबसे पहला टॉपिक डिमांड। डिमांड क्या होती है? वो जो खरीदने वाला करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने जाएं तो आप कंज्यूमर, आप जो है वहां पे रिटेलर से या प्रोड्यूसर से, जो भी आपके जिस पर्सपेक्टिव में आप लेने जा रहे हैं, वहां पे आप क्या करेंगे? ये चीज मांगेंगे, यानी कि आप डिमांड करेंगे। डिमांड का सिंपली होता है क्वांटिटीज of good that a consumer is willing to buy at different prices। डिमांड क्या है? क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, जो है कोई भी कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, उसकी इच्छा है खरीदने की, डिफरेंट प्राइसेस पे वो खरीदता है। तो इस डिमांड को समझने के लिए हमारे पास एक चीज है, एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, जो हमें ये बताता है कि डिमांड कैसे बिहेव करेगी। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे तो हमारे उस पर डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड। इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को सपोज कर लीजिए, आप मान लीजिए मार्केट में ये मार्कर परचेज करने के लिए गए। तो अगर आप परचेज करने के लिए गए तो इससे पहले जब आपने परचेज किया था तो इसकी कॉस्ट थी 10 रुपए। तो आप मार्केट में क्या गए? 10 रुपए लेके गए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर आपको वहां पे 5 रुपए का मिला तो आप क्या करेंगे? आप तो 10 रुपए लेके गए, तो आप कोशिश ये करेंगे कि इसके 2 सेटअप खरीद लें, कि क्या पता अगली बार ये फिर से 10 रुपए का हो जाए। आज सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं। तो आपने क्या किए? 2 खरीद लिए। यही सेम फंडा है लॉ ऑफ डिमांड का। इसको हम एक कर्व के थ्रू समझते हैं। ठीक, ग्राफ में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस है, जिनको नहीं पता, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्वांटिटी, ये हमको इंक्रीज कर रही है। वाई एक्सिस पे हमारे प्राइसेस, जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी डिमांड कम करेगा। अभी एग्जांपल बताया था मार्कर का। अगर यही आप 10 रुपए लेके जाते और आपको अगर ये 15 या 20 रुपए का मिलता तो आप क्या करते? या तो खरीदते नहीं, या फिर अगर बहुत जरूरी होता आप तभी परचेज करते इसको।
सेम यही होता है इस ग्राफ में। अगर किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए प्राइसेस है पी, तो क्या होगा इस प्राइस पे, बहुत हायर प्राइस पे, जो हमारी डिमांड, जो हमारी क्वांटिटी होगी डिमांड की, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और यही अगर प्राइसेस धीमे धीमे क्या होते हैं, डाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये P1 था, अगर यही क्या होता है यहाँ पर आ जाता है कहीं पे P2 पे, तो क्या होगी, देखिए हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करनी, परचेज करने की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज करनी। यही सेम होता है लॉ ऑफ, सॉरी, जब आप परचेज करने जाते हैं तो इस ग्राफ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। होप ये क्लियर होगा आपको। अगला टॉपिक हम हमारा है, देखते हैं सप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने आप को 2 मिनट के लिए ये कंसीडर कर लीजिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप कुछ बेचने जा रहे हैं। अभी आप खरीद रहे थे, अब आप ये इमेजिन करिए आप बेचने जा रहे हैं। तो अगर आप बेचने जा रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास जो भी सामान है वो महंगे से महंगा बिके। आप ये कंसीडर करेंगे, ये इमेजिन, ये चाहेंगे कि हमारा सामान क्या हो, महंगे से महंगा बिके। तो और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में उतने आपको रेट नहीं मिल रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कम सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 हैं, तो अगर आपको बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, एक सेल कर देंगे, एक को रोक लेंगे, यानी क्वांटिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो और जब प्राइसेस अब फॉर इन फ्यूचर अगर प्राइसेस बढ़े तो आप क्या करेंगे, तब अपना दूसरा क्वांटिटी जो है आप उसको सेल कर देंगे। यही होता है हमारा सप्लाई में। तो सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट a producer is willing to sell at different prices। वहां पे क्या था, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई, और यहां पे है प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा डिमांड और सप्लाई में। इसके बाद इस सप्लाई कैसे बिहेव करेगी मार्केट में, इसको जो है समझने के लिए हम इसका अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड था और अगला हम समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या चाहेंगे आप कि आपको ज्यादा से ज्यादा रुपए मिले। अभी मैंने क्लियर किया था इस बात को, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमारे प्राइसेस। तो हायर प्राइस जब होंगे तो हायर क्वांटिटी बिकेगी, लोअर प्राइस जब होंगे तो लोअर क्वांटिटी बिकेगी। जो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइसेस और क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइसेस के। जिनको डायरेक्टली इनवर्सली नहीं पता उनको बता देता हूँ। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज करेगी, अगर प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इनवर्स में ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और या फिर दूसरी चीज अगर बढ़ेगी तो पहली चीज घटेगी। अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन होता है कहाँ का, लॉ ऑफ डिमांड का। और जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो होता है लॉ ऑफ सप्लाई का। वहां पे डाउनवर्ड कर्व था, यहाँ पे अपवर्ड कर्व है, यानी कि
जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस यहाँ पे है ये 20 रुपए है तो इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी बिकेंगी यानी कि Q1। लेकिन अगर यही प्राइसेस इंक्रीज कर गए, कितने हो गए, ये इतने, यानी कि फॉर एग्जांपल 40 हो गए, तो क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज कर गई यानी कि Q2। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। याद रखिएगा, ये अपवर्ड स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। याद रखने का तरीका, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड। इसके बाद जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारे डिमांड और सप्लाई होते हैं ये क्या होते हैं, इनविजिबल हैंड होते हैं, अदृश्य, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इनविजिबल हैंड होते हैं हमारे मार्केट के। ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या वजह थी क्या नहीं थी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इन हैंड्स को विजिबल बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है सर, इसके आगे हम अगली क्लास में देखते हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई जब एक साथ आते हैं तो क्या असर डालते हैं मार्केट पे। ये कर्व जो अगले क्लास में पढ़ेंगे ये आगे चल के हमें हेल्प करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझने के लिए। रुपी अगर गिरता है, रुपी का डेप्रिसिएशन होता है तो क्या फर्क पड़ता है, रुपी का एप्रिसिएशन होता है तो क्या फर्क पड़ता है, रुपी का रिवैल्यूएशन होता है या डिवैल्यूएशन होता है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर इस कर्व को अगली क्लास में समझ लिया तो हम वो सारे कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।